जय हिंद दोस्तों। मिशन एसएससी जीडी 2021 के लिए आप सभी का स्वागत है। तो एसएससी जीडी के लिए आज हम जीके का एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। ये पहला टेस्ट सीरीज है और द प्लेटफॉर्म बुक का है। कौन सी बुक का है? तो द प्लेटफॉर्म बुक का है। इससे पहले हमने आपको अरिहंत के कई सारे सेट कराए हुए हैं। अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। आपको अरिहंत एक जानी मानी संस्था है और एक अच्छी बुक निकालती है। तो उस अरिहंत के आपके कई सारे सेट आपको मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज भी आपको मिल जाएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के भी आपको मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए। तो इस सेट में हम टोटल 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारे डिटेल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको लास्ट में कमेंट करके अपना स्कोर भी बताना है कि 25 में से आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं कहीं से तो मॉक टेस्ट का आप भी अपना स्कोर बताया कीजिए कि कितना आपका आता है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है? तो ये आपको बताना है कि कौन सा अम्ल वर्षा का कारण बन सकती है। तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। SO2 जो गैस होती है इसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपकी अम्ल वर्षा का कारण बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसमें होती है? तो बिल्कुल सही, सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है आपकी पानी में। सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसमें होती है? पानी में होती है। याद रखेंगे। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिए, ये भी याद रखिए कि विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल किलोग्राम की पावर -1 केल्विन की पावर -1 ये होता है जूल पर केजी केल्विन। जूल पर केजी केल्विन। ठीक, तो ये केजी और केल्विन ऊपर आएगा तो इसके पावर में -1 लग जाता है। आपको पता होगा, अपने फिजिक्स पढ़ी होगी। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से आपको आंसर देना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो बिल्कुल सही 1948 में। चलिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल कहाँ हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे पड़ता है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे पड़ता है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है। अगर हम बात करें 1945, यहाँ पे क्या है? तो 24 अक्टूबर 1945 को आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अगर हम WHO की बात करें तो WHO में कुल 194 देश हैं। कितने देश हैं? कुल 194 सदस्य देश हैं। ठीक है। WHO किस लिए काम करता है? तो सभी को पता होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हेल्थ की बात है तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा होगा अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो, सारे क्वेश्चन नोट करते जाएं क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। WHO की स्थापना 1948 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 को। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड। चलिए इतना हो गया। अब आगे हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? किस उपकरण के द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है? तो बिल्कुल सही आपका एंडोस्कोप। किसके द्वारा? एंडोस्कोप के द्वारा आपके शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। किसके द्वारा? एक बार फिर से बोलेंगे, एंडोस्कोप के द्वारा शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें तो ये मतलब छोटी छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए काम आता है। माइक्रोस्कोप आप सभी को पता होगा। अगर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी की बात करें, जो ए में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? हृदय की गति की जांच की जाती है। क्या किया जाता है? हृदय की गति की जांच की जाती है। और स्टेरियोस्कोप की बात करें तो स्टेरियोस्कोप आपका आंखों से संबंधित है, मतलब आंखों की जांच वाच के लिए किया जाता है। चलिए अगला किताब है, चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई है? अगर आप जीडी का एग्जाम देना चाहते हैं तो एक बात ये गांठ बांध लीजिए दोस्तों, 100% कह रहा हूँ, आपको एक ना एक प्रश्न आपका किताब से जरूर आएगा। और मैं किताब पे एक अलग सेपरेट वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो 2021 की किताबें हैं या जो पुरानी किताबें भी हैं स्टैटिक जीके में, वो सारी किताबों का अलग वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो बिल्कुल याद कर लीजिए कि एक ना एक बुक ऑथर और राइटर से संबंधित आपका क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, याद रखेंगे। चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? चर्चित किताब हेमलेट, हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बिल्कुल सबको पता होगा, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई थी। विलियम शेक्सपियर के द्वारा। ठीक है। और विलियम शेक्सपियर से एक याद रखेंगे कि अपने यहाँ भारत में, भारत का विलियम शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो कालिदास को कहा जाता है। ठीक है, कालिदास को भारत का विलियम शेक्सपियर कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर क्या थे? तो एक अंग्रेजी के महान नाटककार थे, मतलब नाटक वाटक लिखते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, उबेर कप का संबंध किससे है? उबेर कप, उबेर कप का संबंध किससे है?
तो बिल्कुल सही, उबेर कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन महिला से है। किससे है? विश्व बैडमिंटन महिला से। विश्व बैडमिंटन महिला से संबंधित है उबेर कप। और अगर हम बात करें विश्व बैडमिंटन पुरुष से संबंधित कौन कौन से कप हैं, तो ये है नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप और थॉमस कप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? थॉमस कप। थॉमस कप कहाँ का है? तो विश्व बैडमिंटन पुरुष का है। उबेर कप कहाँ का है? तो विश्व बैडमिंटन महिला का है। मैं 2-4 बार इसलिए बोलता हूँ ताकि सुनी हुई चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं तो वो आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत किससे ज्ञात होती है? यानी कि सिंधु घाटी में की जो लिपि है उसकी सूचना हमें कहाँ से मिलती है? तो बिल्कुल सही, ये हमको कहाँ से मिलती है? मोहरों से। अगर हम बात करें सिंधु घाटी की मोहरें, तो सिंधु घाटी की मोहरें किससे बनी होती थी? तो शेलखड़ी से बनी होती थी। और किस तरह की होती थी? तो वर्गाकार या फिर आयताकार ऐसे होती थी, गोल नहीं होती थी। एक बात और याद रखेंगे कि सिंधु घाटी की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और ये लिपि किस तरह से है? तो भाव चित्रात्मक शैली में लिखा हुआ है। याद रखेंगे, भाव चित्रात्मक शैली में लिखा हुआ है। अगर हम बात करें कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई हैं। एक क्वेश्चन से संबंधित जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन मुझे आते हैं वो सब मैं आपको करवाऊंगा। सबसे ज़्यादा मोहरें आपके मोहनजोदाड़ो से। मोहरें किसकी बनी होती थी? शेलखड़ी की। लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक। किस तरह की होती थी? तो वर्गाकार होती थी या फिर आयताकार भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? कौटिल्य आप सभी को पता होगा, कौटिल्य का क्या नाम था? चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक थे। कौटिल्य का नाम था चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये दोनों इन्हीं का है। तो कौटिल्य आपके तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है। कहाँ से? तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है। अच्छा, कौटिल्य की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप याद रखेंगे, अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान पे लिखी गई पुस्तक है। इसका नाम केवल अर्थशास्त्र है, ये राजनीति विज्ञान पे लिखी गई है। कौटिल्य ने ही इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, कौटिल्य की पुस्तक भी कभी कभी पूछ ली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो बिल्कुल गुरु अर्जुन देव को दिया था, ऑप्शन डी। कब दिया था? तो 1606 में। जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। क्यों दिया था? तो इन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो की सहायता की थी। किसकी सहायता की थी? खुसरो। जहांगीर के पुत्र खुसरो की सहायता देने के कारण गुरु अर्जुन देव को 1606 में मृत्युदंड दे दिया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो बिल्कुल सही, आप सभी को पता होगा कि गुलबदन बेगम। जो गुलबदन बेगम थी, इन्होंने हुमायूं नामा लिखे थे। ये हुमायूं की बहन थी, है ना, हुमायूं की बहन थी, इन्होंने हुमायूं नामा लिखी थी। तो इन्होंने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था, हुमायूं नामा। रजिया सुल्तान मुगल काल में नहीं थी, रजिया सुल्तान आपकी सल्तनत काल में थी, गुलाम वंश में। गुलबदन बेगम, इन्होंने आपके हुमायूं नामा लिखा था, ये बात याद रखेंगे। किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा। और इनकी माता जी, गुलबदन बेगम की माता जी, इनका नाम था अस्मत बेगम। इन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की कला खोजी थी, अस्मत बेगम ने। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक थे। कौन थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से एक। तो सभी को पता होगा, ये भगत सिंह थे आपके। भगत सिंह थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में कानपुर में हुई थी। कहाँ? कानपुर में हुई थी। और उसके बाद इसका नाम बदल दिया गया, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो गया। पहले ये क्या था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। स्थापना 1924 में कानपुर में। ठीक है, उसके बाद इसका नाम बदल के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। चलिए याद रखेंगे, अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। किसके लिए बनाया गया था? तो ये पृथक निर्वाचन समूह आप सभी को पता होगा किसके? तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयास से ये अछूतों के लिए एक अलग निर्वाचन बनाया गया था 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि 24 सितंबर, कब हुआ? 24 सितंबर 1932 के बीच में, 1932 में ही आपका क्या होता है? पूना पैक्ट होता है। क्या होता है? पूना पैक्ट। पूना पैक्ट याद रखेंगे, आपका गांधी और अंबेडकर जी के बीच में होता है पूना पैक्ट। तो इसमें ये निर्वाचन रद्द कर दिया गया था। ठीक है, खैर ये बनाया अछूतों के लिए गया था, पर ये निर्वाचन बाद में रद्द कर दिया गया। पूना पैक्ट हुआ गांधी जी और उनके द्वारा, याद रखेंगे।
स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की? स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल प्रसिद्ध वर्गों के लिए नहीं, ये किसने कहा था? तो बिल्कुल सही, ये CR दास ने कहा था। किसने कहा था? CR दास। CR दास कौन थे? तो CR दास यानी कि चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों लोगों ने मिलकर 1924 में, 1923-24 में, 23 में, 24 में, 1923 में आपका स्वराज पार्टी के गठन किया था। एक बात याद रखेंगे कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। दोनों ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने साबरमती के आश्रम की स्थापना कब की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो आप सभी को पता होगा कि गांधी जी ने 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? तो अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखेंगे, गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ये C8 उस टाइम का आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। C8 टायर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये तभी का करंट अफेयर है, इसके लिए कोई आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका स्थापित किया गया था केरल में। मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ? केरल में। ये उस वक्त का है, ये 2020 का है, मतलब कि 2020 में बना हुआ था, तो इसमें 2020 का करंट अफेयर है, तो इसको नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, चलिए 45वें क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। अंग्रेजों ने भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की थी? अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? तो अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली सबसे पहले 1892 में चालू हुई थी। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा? भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। अधिनियम का नाम था भारतीय परिषद अधिनियम। अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली चालू हुई 1892 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो ये थी आपकी हैदराबाद। हैदराबाद आपका सबसे बड़ा था। तो हैदराबाद आप सबसे बड़ा रियासत था। स्वतंत्रता के समय कुल कितनी रियासतें थी भारत में? तो 563 देसी रियासतें थी। सबसे बड़ा हैदराबाद था, लगभग 1.5 करोड़ की आबादी वाला हैदराबाद था। ठीक है, इसको ऑपरेशन पोलो के द्वारा, किसके द्वारा? ऑपरेशन पोलो के द्वारा, पुलिस कार्यवाही के द्वारा इसको मिलाया गया था भारत में, हैदराबाद को। चलिए याद रखेंगे। संविधान सभा की डैश 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, यानी कि कौन से मिशन के तहत आपके भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था? तो आप सभी को पता होगा कि कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आया था, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन, हाँ जी, जो सही में लिखा हुआ C में, कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आपका आया था, उसके तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन के 2 सदस्य हमेशा याद रखेंगे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। और इसके मतलब कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस को आप याद रखेंगे, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। चलिए, उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपका 38वीं समानांतर रेखा, 38 समानांतर रेखा। याद रखेंगे, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच एक प्राकृतिक मतलब रेखा है, वही उसकी सीमा रेखा का निर्धारण करती है, तो वो है 38 समानांतर रेखा। रेड क्लिफ रेखा आप सभी को पता होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। डूरंड रेखा कहाँ पे है? तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, अगर हम बात करें 49वीं समानांतर रेखा की, तो ये है USA और कनाडा के बीच में। 49वीं समानांतर रेखा USA और कनाडा के बीच में। 17वीं समानांतर रेखा कौन सा है? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। मैकमोहन की बात करें तो भारत और चाइना के बीच में है। ठीक है, मैकमोहन और रेड क्लिफ और डूरंड, ये तीनों आपको याद रखना है। रेड क्लिफ आपका भारत पाकिस्तान के बीच में, डूरंड है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, और जो मैकमोहन है वो भारत और चाइना के बीच में। इतना याद रखेंगे, बाकी कुछ नहीं। सेशल्स द्वीप कहाँ पे स्थित है? सेशल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि सेशल्स द्वीप आपका हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में आपका सेशल्स द्वीप है, याद रखेंगे, सेशल्स द्वीप हिंद महासागर में। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपको पता होगा कि स्थापना कब हुई थी? तो 1955 में, मतलब नाम बदल के रख दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के
आपका कर दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था। एसबीआई की अगर हम बात करें तो एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को हो गया था, इसलिए 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? एसबीआई डे, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1955 को हो गया था। भारत की सबसे बड़ी व्यावसायिक बैंक है और सबसे ज़्यादा शाखाएं आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो ये रहे आपके आज के कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस क्वेश्चन से कवर हो सकते थे वो सारे मैंने आपको करा दिए लगभग, कि आपने हर क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन पढ़े हैं, तो 25 क्वेश्चन हैं, आपने 50 क्वेश्चन के लगभग में पढ़ लिया है। ऐसे वीडियोस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, आप 2 घंटे के वीडियो में, लाइव लेक्चर में आप जाके 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं, और यहाँ मैंने 20 मिनट के उसमें आपको 50 क्वेश्चन के करीब में करा दिया है। ठीक है, तो ये आपके लिए ज़्यादा असरदार हो सकता है, जहाँ तक मेरा मानना है कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 1 घंटे 2 घंटे में 50 क्वेश्चन करने के बजाय अगर आप 20 मिनट में 50 क्वेश्चन कर ले जा रहे हैं तो आप ज़्यादा फ़ायदे में हैं। बाकी बचे टाइम को अपना मैथ और रीजनिंग को दीजिए। मैथ और रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपका कोई स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो वो मैथ और रीजनिंग ही है, तो आपको प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग पे ही करनी पड़ेगी। जीके जीएस, अगर जीके जीएस कभी भी आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं होता है। 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 ही कर पाएंगे, इतना ही हर कोई कर पाता है, 15 या 20 ही। तो इससे ज़्यादा इस जीके पे इसको वो मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट जीके को बनाने की कोशिश ना कीजिए, मैथ और रीजनिंग पे फोकस कीजिए। चलिए, ऐसे ही आपको सलाहें देता रहूँगा मैं, और आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं वीडियो पे जाके। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।